चलो हम खड़े हैं वॉकमैन ऑफ इंडिया, यानी कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल कितने दिन चले होंगे, यानी भारत का दर्शन, भारत के अलग अलग जगह पर क्या संस्कृति है, प्रकृति कैसी है, पेड़ कैसे है, जमीन कैसी है, ये सभी का अभ्यास आपने किया है। ऐसे फौज से रिटायर्ड है, सैल्यूट है, जय हिंद आपको। जय हिंद। तो राजू भाई अभी बताएंगे हमें, इनके साथ चर्चा करते समय केमिकल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, ये तीन बातें हमें सुनने को मिले। हम केमिकल फार्मिंग ही करते हैं, उसके अलावा कोई करते नहीं। आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात चल रही है, इधर उधर हर जगह पर ऑर्गेनिक है, इसीलिए महंगा है। तो तीनों का फर्क क्या है, और आपका जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक का प्रवास किया उसका अनुभव शॉर्ट में बताइए। ये भारत भूमि है वेदों की, संतों की, उपनिषद, तीर्थों और ऋषियों मुनियों की भूमि है। हम भारत की संतान बड़ी भाग्यशाली है। श्रीमद् भागवत कहता है, बड़े भाग मानुष तनु पावा, यानी रामचरितमानस उसको और लेता है, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। तो ये जो यूनिवर्सिटी में हम जहाँ खड़े हैं, जहाँ हमारा अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है, तो मूल बात मुझे बिरादर साहब ने पूछी है कि केमिकल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग। तो मैं ये कहूँगा कि ये भारत का जो भूखंड है वो इतना पवित्र, और आपने देखा है कि यहाँ दूध की नदियाँ बहती थी और सोने की चिड़िया का गान होता था। तो ये हम पुनः ला ही सकते। उसका कारण है कि हम अभी जो प्राकृतिक कृषि पे आए हैं, तो पहले हम केमिकल जो यूज़ करके यूरिया, डीएपी, एक ज़माना था जब हमारे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, तो उन्होंने एक बार बोला था कि भारत में अन्न की कमी है, सोमवार के दिन एक उपवास रखो। तो हमारे समय में, उस समय हमारे जो हरी क्रांति के भीष्म पितामह कहते डॉक्टर स्वामीनाथन जी को, उन्होंने हरित क्रांति के लिए शुरुआत में यूरिया, डीएपी सब लाए। तो पहले क्या था कि एक एकड़ ज़मीन में 5-6 किलो यूरिया डालना पड़ता था और फसल बढ़ती थी। आज उल्टा हो रहा है, एक एकड़ में आप 10 बैग यूरिया डालो तो भी उतनी फसल नहीं मिल रही, खर्च बढ़ता जा रहा है। और न्यूट्रिशियस वैल्यू जो कहते हैं, जो हमारे आहार में जो हमारे एलिमेंट्स होने चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, वो कम होते जा रहे। तो हम जो खाना खाते हैं केमिकल के साथ, तो वो जहर है। हमारे शरीर के अंग उपंग उसके लिए फॉरेन एलिमेंट्स हो जाते हैं, वो पचा नहीं सकते, तो नए नए रोग हो रहे। तो केमिकल फार्मिंग की वजह से यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, मुझे जहाँ तक पता है लोग बोलते 1 लाख करोड़ का होता है। मुझे पक्का पता है कि हमारे देश में करीब करीब 6 लाख का देसी अपने यहाँ पैदा होता है और 4 लाख करोड़ का हम बाहर विदेशों से मंगवाते हैं हर साल। तो उतना खाद हमारी ज़मीन पे जा रहा है, उससे हमारी पूरी भारत की भूमि करीब करीब 60 से 70 तक भूमि बंजर हो गई है। और उसका हमारे वाइस चांसलर साहब ने सुबह में बोला कि आजकल इनफर्टिलिटी का जो प्रॉब्लम है, तो ज़मीन जैसे बंजर हो रही है, ऐसे माँ की कूख भी बंजर हो रही है। तो ये सब उसके बुरे प्रभाव से अभी बचना है, तो हमें बैक टू नेचर, हमें प्रकृति में वापस जाना पड़ेगा। और ये जो खर्च हो रहा है यूरिया, डीएपी, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड में, अगर मानो कि 10 लाख करोड़ का ये हो रहा है, तो 40 लाख करोड़ की दवाइयाँ और हॉस्पिटल में हमारे खर्च हो रहे। वो हमारे देश का जो सुवर्ण है वो सारा बिक जाता है। हमारा स्वास्थ्य हम गिरवे रख रहे हैं। तो हम प्राकृतिक कृषि को जब अपनाएंगे, तो हमें हर हाल में हमें केमिकल फार्मिंग को बंद करना ही पड़ेगा। और ऑर्गेनिक फार्मिंग की जो बहुत मुहिम चली और कहा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की इतने फ़ायदे, इतने, तो आप सुनिए, एक ही लाइन में है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो हम मैन्योर डालते हैं, तो 1 एकड़ ज़मीन के लिए हमको कम से कम 30 टन मैन्योर चाहिए। तो हमारे छोटे जो सीमांत खेडूत हैं, उसके पास इतना कहाँ से लाएगा वो? तो वो एक ट्रैक्टर, 1-2 ट्रैक्टर डालता है और फिर वो ऑर्गेनिक खेती करने का कोशिश करता है, तो वो फेल होता है। तो बोलते फसल नहीं हो रही, क्योंकि लेकिन उसमें पूरा नाइट्रोजन नहीं है, कार्बन नहीं है। तो ये कारण से। और दूसरा
ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम जितना मैन्योर डालते हैं उसकी वजह से उसमें से मीथेन गैस पैदा होती है। मीथेन गैस कार्बन डाइऑक्साइड से 12 गुनी घातक है और उसके बाद जब ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ मिलता है तो उसमें से नाइट्रस ऑक्साइड बनता है और तो नाइट्रस ऑक्साइड जो हम एनेस्थेटिक गैस कहते हैं उसको अगर हम इनहेल करते तो हम ऐसे भी सुस्त हो जाते, हम अनकॉन्शियस हो जाते। तो ऐसी जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है तो नाइट्रस ऑक्साइड होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड से 412 गुनी घातक है। इसलिए इस धरती का जो तापमान बढ़ रहा है उसमें 24% यानी 24% ऑर्गेनिक फार्मिंग और केमिकल फार्मिंग का भी उसका भी गुना है इसमें। तो हमें अभी एक ही रास्ता बचा है, पूरे भारत और मानवता को बचाना है तो प्राकृतिक कृषि करना है। वो गौ आधारित देसी गाय आधारित है, उसके 5 आयाम हैं। वो 5 आयाम में हमें बीजामृत, जीवामृत, घन जीवामृत, वापसा और मल्चिंग, ये 5 आयाम यानी जीरो कॉस्ट फार्मिंग है। इसमें खेडूत को खाली एक देसी गाय चाहिए और एक देसी गाय से आप 30 एकड़ ज़मीन की आप अच्छी तरह से खेती कर सकते हो। और इसमें बहुत अच्छी बात है कि आप एक साथ मल्टी क्रॉप्स कर सकते हो, 12-15 क्रॉप। और जो धान्य होते हैं उसके साथ अगर आप दालें डाल देते हो तो उसको नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने में अच्छी है। तो मल्टी क्रॉप्स की वजह से खेडूत की आमदनी बढ़ती जाती है। हमारे यहाँ पंचस्तरीय मॉडल है, लक्षाधिपति मॉडल है। तो पंचस्तरीय में आप देखो तो नीचे जैसे हमारा मूली है, आलू है और जो हमारी मूल कंद मूल है वो नीचे है, उसके ऊपर हमारी मेथी है, साग है, ऐसे साग है वो दूसरा लेयर है, फिर सीताफल, अनार तीसरा लेयर है, चौथा आप देखो तो बड़े बड़े जो पेड़ है जामुन है, आम है और उसके बाद श्रीफल है जिसको हम नारियल बोलते हैं। तो ये पंचस्तरीय मॉडल में 1 एकड़ में अगर सही ढंग से किया जाए तो मिनिमम 4 लाख का आमदनी होती है 1 एकड़। और उसमें आगे जाओ तो अच्छी तरह से करो तो 12 लाख रुपया कमा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि प्राकृतिक कृषि का एक नूतन सूर्योदय इस भूमि में हो रहा है जो सबके लिए मंगलकारी है, कल्याणकारी है। हमारा ऋग्वेद कहता है 10 दिशाएं से हमें शुभ विचार प्राप्त हो। तो मुझे लगता है भारत में हमारे वड़ा प्रधान और हमारे महामहिम राज्यपाल श्री और हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल और हमारे सारे मंत्री और यहाँ के कुलपति श्री सब मिलके और सारी टीम है, सारे अच्छे युवान प्रोफेसर्स है, डॉक्टर्स है, साइंटिस्ट है, ये